दोस्तों, आज का वीडियो चक्रव्यूह के ऊपर बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। उनका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। दोस्तों, चक्रव्यूह 2 शब्दों से बना है, चक्र प्लस व्यूह। चक्र का मतलब होता है पहिए के समान गोल आकृति वाला, वह व्यूह का मतलब होता है पहेली। अर्थात चक्रव्यूह एक तरह की पहेली या मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जिसमें सैनिकों की संरचना लगभग गोलाकार आकृति में होती थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चक्रव्यूह में एक के अंदर एक 7 लेयर्स या 7 द्वार होते हैं। इन लेयर्स को या द्वारों को आप किसी वीडियो गेम के लेवल्स के रूप में समझ सकते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं तो उनको पार करना भी कठिन होता जाता है। उसी प्रकार चक्रव्यूह में भी जैसे जैसे आप अंदर के द्वारों या अंदर के लेयर्स पर जाते हैं तो उनको पार करना आपके लिए कठिन होता जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपका मुकाबला ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा बलशाली योद्धाओं से होगा। लेवल 2 के योद्धा लेवल 1 के मुकाबले ज़्यादा बलशाली होंगे। इसी प्रकार से लेवल 3 के योद्धा लेवल 2 से ज़्यादा बलशाली होंगे। और जो लेवल 7 के योद्धा होंगे ये सबसे बलशाली और महाबली योद्धा होंगे। उदाहरण के तौर पर द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह को ले लीजिए। इसमें 7वें द्वार और 7वें लेवल पर जो 7 योद्धा थे वे थे द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन और दुशासन का बेटा सल्वा। ये 7 योद्धा उस समय कौरवों के सबसे सर्वश्रेष्ठ महाबली योद्धा थे। अब चक्रव्यूह की विशेषताओं के बारे में बात कर ली जाए। चक्रव्यूह को अभेद्य माना जाता था। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि चक्रव्यूह पहिए की तरह घूमता रहता है। इसका क्या फायदा है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर सैनिक ए चक्रव्यूह के अंदर घुसना चाहता है। वह चक्रव्यूह के सैनिक बी पर हमला करता है, उसको हरा देता है। परंतु बी के हटते ही उसके बाएं तरफ का सैनिक उसकी जगह ले लेता है और ए को अंदर नहीं घुसने देगा। इस तरीके से ये लेफ्ट से राइट शिफ्टिंग चलती रहती है, जिस कारण से चक्रव्यूह के अंदर घुसना बेहद मुश्किल है। मान लीजिए ए ने सी को भी हरा दिया, परंतु सी के हारते ही उसके बाएं वाला सैनिक सी की जगह ले लेगा और ए से लड़ाई जारी रखेगा। इस तरीके से ए थकता जाएगा और वहीं उसका मुकाबला हर बार नए फ्रेश सैनिक से होता रहेगा। अंत में एक समय ऐसा आएगा ए स्वयं ही हार मान लेगा या मारा जाएगा। चक्रव्यूह के अभेद्य होने का दूसरा कारण यह है कि अगर हम मान भी ले कि किसी तरीके से ए लेवल 1 को पार कर जाता है और चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है, परंतु जैसे जैसे वो अंदर जाएगा उसका मुकाबला ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा महाबली योद्धाओं से होगा। उसके हारने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। चलिए अब चक्रव्यूह की तीसरी विशेषता या उसके अभेद्य होने के तीसरे कारण पर चर्चा करते हैं। आमतौर पर हमें भ्रम रहता है कि चक्रव्यूह स्थिर है या स्टेशनरी है, परंतु ऐसा नहीं है। चक्रव्यूह डायनामिक होता है, वह घूमता रहता है, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सेना की टुकड़ी चक्रव्यूह पर आक्रमण करती है। स्क्रीन पर इस सेना की टुकड़ी को नीले रंग के डॉट से दर्शाया गया है। अब याद रखिए, चक्रव्यूह एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है, परंतु एक अटैकिव स्ट्रेटजी है। इसीलिए चक्रव्यूह में तैनात सैनिक दूसरी सेना की टुकड़ी पर आक्रमण करेंगे और उसे निकल जाएगी, जैसा कि एनिमेशन में दर्शाया गया है। चक्रव्यूह के अंदर दूसरी सेना की टुकड़ी पर चारों तरफ से आक्रमण होगा। साथ ही साथ चक्रव्यूह घूमता भी रहेगा, तो उनका सामना नए नए और फ्रेश सैनिकों से होता रहेगा। वहीं वे स्वयं थकते रहेंगे। साथ ही चक्रव्यूह के घूमने के कारण दूसरी सेना की टुकड़ी अपनी लोकेशन और स्थिति का ज्ञात भी नहीं कर पाएगी। किस तरफ जाना है, किस तरफ से निकलना है, वे पूर्ण तरीके से भ्रमित हो जाएंगे।
और उनको आसानी से पराजित किया जा सकता है। चक्रव्यूह के अभेद्य होने का चौथा कारण यह है कि जैसे जैसे आप उसके अंदर जाएंगे वैसे वैसे शत्रु के सैनिकों की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उनका घनत्व बढ़ता जाएगा। इस प्रकार आप जितना चक्रव्यूह के अंदर जाएंगे आपको उतने ज़्यादा शत्रु के सैनिकों से एक साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि चक्रव्यूह को भेदा कैसे जाए। पहले इसमें प्रवेश करने का तरीका देखा जाए। हमने देखा कि कैसे जब एक सैनिक चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करता है तो उसका सामना लगातार नए नए सैनिकों से होता रहता है और वह अंत में थक कर हार जाता है। तरीका ये रहेगा कि अगर एक सैनिक ए चक्रव्यूह के अंदर घुसना चाहता है तो बजाय कि वो अपने सामने वाले सैनिक बी पर हमला करे, इसके बजाय वह सी और डी पर हमला करे और उन्हें मार दे। अब मान लीजिए ए नाम के एक धनुर्धर ने सी और डी को मार दिया। सी और डी के मरते ही चक्रव्यूह में शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और सैनिक बाएं से दाएं चलना स्टार्ट कर देंगे। पर इस शिफ्टिंग में ए के सामने की जगह पर्याप्त समय के लिए खाली हो जाएगी और ए को चक्रव्यूह के अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा। अभिमन्यु इसी तरीके से चक्रव्यूह के अंदर घुसा था, परंतु यह समय इतना भी नहीं होगा कि उसके पीछे की पूरी सेना चक्रव्यूह के अंदर घुस सके। इसलिए केवल एक व्यक्ति या एक छोटी सी टुकड़ी इस तरीके से चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार से अंदर घुसे धनुधर को बाकी के अंदर के लेवल्स को भी पार करना होगा। परंतु ये बात ध्यान में रखी जाए कि जैसे जैसे वह अंदर जाएगा योद्धाओं की डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता जाएगा। इसलिए उसे ज़्यादा योद्धाओं को मारना पड़ेगा कि उसे पर्याप्त समय मिले कि वो अंदर के लेवल्स को पार कर सके। अगर लेवल 1 पर उसे अपने सामने के योद्धा के बाएं और दाएं के एक एक सैनिक को मारना पड़ा है तो लेवल 2 पर हो सकता है कि उसे अपने सामने वाले सैनिक के बाएं और दाएं के 2-2 या 3-3 सैनिकों को मारना पड़े, जिससे उसे पर्याप्त समय मिल सके कि वह और अंदर घुस सके। यहाँ पर चक्रव्यूह में घुस रहे योद्धा को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह चक्रव्यूह के सेंटर यानी केंद्र की तरफ ही बढ़े। अगर वह बाएं या दाएं मुड़कर चक्रव्यूह के अंदर घुसने लगा यानी लेटरली मूव करने लगा तो वह अपना समय व अपनी एनर्जी व्यर्थ में ही खर्च करेगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के तरीके के बारे में चर्चा करने के बाद अब चक्रव्यूह से निकलने के बारे में बातचीत करते हैं। कोई सो रहा हो तो उठ जाए जरा, फिर क्या पता बाद में कहे कि हमें तो बस चक्रव्यूह में घुसना ही आता है, निकलते वक्त हम सो गए थे। इसलिए सब जाग जाइए। मानिए एक योद्धा चक्रव्यूह के केंद्र में है, अब उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, परंतु चक्रव्यूह के मध्य में योद्धाओं की डेंसिटी यानी घनत्व बहुत अधिक है। उसे अपने सामने वाले योद्धा के दाएं और बाएं खड़े कम से कम 4 या 5 सैनिकों को मारना होगा, जिससे उसे पर्याप्त समय मिल सके कि वो लेवल 7 को भेदता हुआ बाहर की तरफ निकल सके। इसी प्रकार बाकी लेवल्स लेवल 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनको पार करते हुए योद्धा चक्रव्यूह से बाहर निकल आएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा और रोचक लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर से प्रस्तुत होऊंगा महाभारत से संबंधित एक और नई रोचक कहानी के साथ।